जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि एक बड़ी फाइट करने के बाद जियान आइस एम्पायर और अपने दोस्तों से कहता है और यह कहकर प्राइम फैमिली के कैपिटल की तरफ उड़कर चला जाता है यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद नालन जी और नालन सू भी नालन रैन से दूर खड़े थे। वो ये कहते हैं कि बेटी, तुम भी आकर अपनी माँ से मिल लो, क्योंकि वो तुमसे 3 सालों से नहीं मिली। जिस पर नालन यनराई हाँ में सर हिला देती है। अब दोस्तों, नालन जी और नालन सू यूनियन को ग्रिड करके वहां से जियान के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब नालन यनरैन यूनियन से पूछती है कि टीचर, अब हम लोग क्या करें? जिस पर यूनियन कहती है कि क्या तुमने जियान की बातें नहीं सुनी और उसकी बातों से क्या तुम कुछ नहीं समझी कि आज जियान ने हम दोनों की वजह से युनलेन सेक्ट को छोड़ दिया, और जो युनलेन सेक्ट ने जियान के साथ किया था उसके बदले में जियान ने युनलेन सेक्ट को लगभग तबाह ही कर दिया है, और वो जियान की आखिरी हद थी। अब इसके बाद यूनियन नालन यनरैन को देखकर कहती है कि युनलेन सेक्ट के बाकी बचे हुए एल्डर्स और सभी डिसाइबलों को 1 महीने के अंदर अंदर युनलेन सेक्ट से दूर भेज दो, और उन सभी को थोड़े थोड़े पैसे भी दे देना कि वो जहां भी जाएं अपनी जिंदगी अच्छे से स्टार्ट करने के काबिल हो जाए। अब इस पर नालन यनरैन हाँ में सर हिला देती है। अब इसके बाद यूनियन अपने दिल में सोचती हैं कि इतने सालों में जियान सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि स्ट्रांग होने के बाद वो जिसे सबसे ज्यादा हर्ट करेगा वो मैं ही होंगी। तो दोस्तों, ये बात पूरे जामा एम्पायर फैल जाती है कि जियान ने युनलेन सेक्ट को जामा एम्पायर से खत्म कर दिए हैं। वहां सभी के लोग जो जियान को जानते थे और जो नहीं जानते थे, वो लोग इस पर बहुत ज्यादा हैरान थे। अब दोस्तों, इधर युनलेन सेक्ट के बाकी बचे हुए एल्डर्स और सभी डिसाइबल युनलेन सेक्ट को छोड़कर जाने लगते हैं, और फिर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आम शहरियों की तरह जमीन पर में रहने लगते हैं। अब दोस्तों, युनलेन सेक्ट बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था, और दोस्तों किसे पता था कि 100 सालों से भी ज्यादा टाइम से बनी इस फ्रैक्शन को एक 20 साल का लड़का तबाह कर देगा। तो दोस्तों, युनलेन सेक्ट खत्म, और युनसेन को मारने के बाद जियान की और उसके क्लेन की पूरे जामा एम्पायर में जय जयकार होने लगती है, और पूरे जामा एम्पायर के सारे छोटे मोटे क्लेन के लीडर्स जियान के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और ये डिफरेंट क्लेन के लीडर्स शो मेंशन के बाहर खड़े शॉ क्लेन के 2 गार्ड की भी बहुत ज्यादा इज्जत करके वहां से जाते थे, जिसकी वजह से 100 क्लेन के वो लोग जो छुप छुप कर रहा करते थे, वो आज हर एक को अपने साथ इतने अच्छे से बात करता देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और अभी के लिए वो जिधर चाहे उधर जा सकते थे, और कोई भी माई का लाल जामा एम्पायर मैं उनको छू नहीं सकता था। और दोस्तों, जहां तक बात है जियान की बात ना ही पूछो, क्योंकि वो तो जामा एम्पायर की हर लड़की के दिल में बसने लग गया था। अब इधर सीन चेंज होता है शाहवली पर, जो कि जियान के कमरे में आकर कहते हैं कि जियान, अब तुम्हारी इंजरीज कैसी है? जिस पर जियान अपनी आंखें खोलकर अपने दोनों भाइयों को देखकर उनसे मिलता है और बताता है कि इस बार मैं सीरियसली इंजर्ड हो गया था और अभी के लिए मैं ठीक हूं। और दोस्तों, अगर जियान की जगह कोई और पर्सन होता है तो वो शायद इन्हें इंजरीज की वजह से कब का मर भी गया होता। अब इधर शाउटिंग जियान से कहते हैं कि तुम बस आराम करो और जल्दी रिकवर हो जाओ, और अभी के लिए हम तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, क्योंकि तुम हमारी फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। अब सूटी और शॉली जियान को किसी युनलेन सेक्ट के बारे में बताते हैं कि आधे महीने में ही सारे लोग युनलेन सेक्ट को छोड़कर जा चुके हैं। और दोस्तों, अभी भी जियान को युनलेन सेक्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा था, जिस पर शाउटिंग उसको कहते हैं कि हमने युनसेन और उसके साथ जो एल्डर्स थे उन्हें किल करके ऑलरेडी अपना बदला ले लिया है, और अभी के लिए हमने डिसाइबल को भी किल कर दिया होता तो फिर लोग हमसे डरने लग जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता था। इधर जियान ने अपने बड़े भाई शॉडिंग की बात सुनकर स्माइल कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर उस दिन वहां पर यूनियन ना होती तो मैंने पहले के सभी डिसाइबल को किल करने का डिसाइड कर ही लिया था। अभी तक शॉडिंग भी जियान के दिल में जो चल रहा था उसको समझ जाते हैं, और वह कहते हैं कि लिटिल ब्रदर, तुम चाहे सही करो या फिर गलत, हम आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस पर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आने वाले टाइम में इसके लिए दोनों के भाई हर हालत में उसका साथ देंगे और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद शॉडिंग जियान से कहते हैं कि मैंने आइस इम्प्रेस से सुना है कि तुमने यूनियन की वजह से ही युनलेन सेक्ट के डिसाइबलों को छोड़ दिया है। अगर ये बात है तो फिर तुम यूनियन को शॉक लेन में लेकर आ जाओ, हम इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर जियान अपने बचाव में कहता है कि वो तो मैंने इसलिए यूनियन की लाज रखी
क्योंकि जब पास्ट में मैं ट्रेनिंग जामा एम्पायर किया करता था तो यूनियन ने कई बार मेरी मुसीबत में मेरी हेल्प की थी, जिस पर शॉर्डिंग हंसते हुए कहते हैं तो आइस एम्पायर को आने दो, वहीं आकर बताएंगे। जीस पर जियान भी हंस देता है। अब जियान अपने ब्रदर्स शॉली को बड़े गौर से देखता है और फिर वो सोचते हैं कि ब्रदर शॉर्डिंग की लाइफ बहुत ज्यादा काम ही बची है, और अगर आने वाले टाइम में ब्रदर्स शॉली को इस लाइफ डिबोनरिंग पिल की वजह से कुछ हो गया तो मैं फिर बिग ब्रदर को क्या जवाब दूंगा। अब इसके बाद जियान अपने मास्टर की दी हुई डार्क ब्लैक रिंग को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। अब इसके बाद शाउटिंग जियान से कहते हैं कि जियान, तुम्हारी वजह से सॉ क्लेन की रेपुटेशन पूरे जामा एम्पायर में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे जामा एम्पायर में से लोग महंगे गिफ्ट लेकर हर रोज शो मेंशन में आ रहे हैं, और अगर फादर आज यहाँ पर होते हैं तो वो तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और शायद इसीलिए वो हम तीनों भाइयों में से ये सब चीजें तुमसे ही एक्सपेक्ट किया करते थे। अब अपने फादर बारे में सोचकर जियान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, और फिर वो अपने भाइयों को बताता है कि मुझे अभी के लिए फादर की लोकेशन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, मगर मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ मेरे लिए फादर को रेस्क्यू करना नामुमकिन है। जो सुनकर दोनों ब्रदर अपने लिटिल ब्रदर जियान को थोड़ा सा हौसला देते हैं, जिस पर इनको भी थोड़ी तसल्ली होती है। अब दोस्तों, इसके साथ ही शॉ क्लेन के लोग जोर से पुकारने लग जाते हैं कि ओल्ड मास्टर आइस एम्परर आए हैं। अब सुनकर जियान उठ जाता है, क्योंकि जियान ने युनसेन को तो हरा दिया था और अभी के लिए उसका नेक्स्ट स्टेप अपने फादर से किया हुआ वादे को पूरा करना था, जो कि ये था कि वो शॉ क्लेन को एक बार फिर से उसकी पीक पर लेकर जाएगा। और दोस्तों, उसके साथ आइस एम्परर वहां पर आकर जियान को हंसते हुए कहते हैं कि तू तो बड़ा डेट है, जो तो सिर्फ आधे महीने में ही अपनी इंजरी से इतनी ज्यादा रिकवर हो पाए हो। नन्हे साथी, मैं तो तुम्हारी इस प्रोग्रेस पर बहुत ज्यादा हैरान हूं। अब दोस्तों, चेयर पर बैठने के बाद आइस एम्परर जियान को बड़े गौर से देखने लग जाते हैं, और वो जियान से कहते हैं कि तुम्हारा ऑरा तो देखो, ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, और शायद ये तभी होता है जब कोई अपने लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब हो। जिस पर जियान भी कहता है कि युनसेन से लाइफ एंड डेथ बैटल करने के बाद शायद अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं इंजरीज की वजह से ही अब मैं बहुत जल्दी ही 2 हाउंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जिस पर आइस एम्परर बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि युनसेन से फाइट और उसको किल करने का नाम तुम्हें 2 हाउंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने की सूरत में मिल रहा है। और अभी के लिए आइस एम्परर अच्छे से जानता था कि 2 वोंग से 2 हाउंग लेवल में जाने के लिए कौन कौन से खट्टे मीठे पापड़ बेचने पड़ते हैं, और एक हाउंग लेवल 2 वोंग लेवल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और अभी के लिए आइस एम्परर जियान की स्पीड पर बहुत ज्यादा हैरान भी थे और बहुत ज्यादा खुश भी। और अभी के लिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जियान ने युनसेन से लाइफ एंड डेथ बैटल ना की होती तो जियान इतनी जल्दी लेवल का ब्रेक थ्रू कभी भी ना कर पाता, क्योंकि दोस्तों, लाइफ एंड डेथ बैटल किसी भी पर्सन का पोटेंशियल उसकी बॉडी से निकालकर शो कर देती है। और अब इधर आइस एम्परर काम की बात पर आते हैं और अपने बुलवाने की वजह पूछते हैं, जिस पर जियान पूछता है कि जियान, क्या आपने कभी हॉल ऑन ऑफ सॉल फैशन के बारे में सुना है? जिस पर जियान पर हैरान होकर कहते हैं कि हॉल ऑन ऑफ सॉल, और फिर वो कहते हैं कि क्या प्रोटेक्टर बू जो यूनलेन सैक्ट आया था, क्या वो हॉल ऑन ऑफ सॉल मेंबर था? जिस पर आइस एम्परर हाँ ऐसा जियान को बताते हैं कि मुझे हॉल ऑन ऑफ सॉन के बारे में इतना तो नहीं पता, मगर मैंने इस फैशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की है, जिससे मुझे पता चला है कि ये फैशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और ये लोग इन स्पिरिट्स का शिकार करके उन्हें पकड़ लेते हैं, जो स्पिरिट्स अपनी बॉडीज को छोड़ जाती है। जिस पर जियान कहता है कि तो फिर अभी के लिए मेरे फादर और मेरे टीचर हाफ ऑन ओनल के लोगों के हाथ में है, और अभी के लिए मुझे लगता है कि हाफ ऑन ओनल के लोग आने वाले टाइम में आपने कुछ ट्रॉय एक्सपर्ट्स को मेरे के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देंगे। अब इस बात पर आइस एम्परर कहते हैं कि अभी अभी हमने यूनलेन सैक्ट से जान बचाई है, और अब तो ऊपर से हमारे सरों पर ये न्यू फैशन हॉल ऑफ सॉल भी आकर बैठ गई है, जो कि यूनलेन सैक्ट से 1000 गुना स्ट्रांग है। और अगर यूनलेन सैक्ट को इससे कंपेयर किया जाए तो यूनलेन सैक्ट, जो कि समय जामा एम्पियर में अकड़ दिखाता फिरता था, इक्की दाऊजी कंटिनेंटल में हैसियत नहीं है, और पास्ट में चाहे भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर जब भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस की मीटिंग हुई थी तो यूनलेन सैक्ट पर बाकी की फैक्शन हंसा करती थी। अब जियान हैरान होकर कहता है कि बड़ी फ्रैक्शन की मीटिंग ये क्या है भाई? आइस एम्परर जिस जगह पर जामा एम्पायर अभी है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, और इस रीजन में बहुत सारे छोटी बड़ी कंट्रीज और एम्पायर्स है, और इन एम्पायर्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग फैक्शंस भी है, जैसे कि जामा एम्पियर के पास थी यूनलेन सैक्ट, और जो इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के हिसाब से स्ट्रांग है ना,
वो ये चाहती है कि सभी की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की फैशन को इस मीटिंग के जरिए अपने साथ मिला दिया जाए, जिससे फिर वो लोग डॉची कॉन्टिनेंट की दूसरी फैशन के सामने सर उठाने के लायक हो जाएंगे। और युन लेन सैक्ट, जहां तक बात है कि वो इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी सिर्फ एक सेकंड रेट सेक्शन थी, मगर के युन सेन के मर जाने के बाद युन लेन सैक्ट, जो 5 साल बाद जो फैशन ग्रेट मीटिंग होनी थी, इसमें युन सेन अपने युन लेन सैक्ट के खिलाफ सभी के दूसरे का मुंह बंद करवा देना चाहता था। मगर जियान, तुमने इससे पहले आकर युन सेन और युन लेन सैक्ट का ही मुंह बंद करवा दिया। अब जियान फ्रैक्शन ऑन एक्शन मीटिंग के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर आइस एम्परर बताते हैं कि अभी के लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फर्स्ट रैंक की फ्रैक्शन मानी जाती है, उस फ्रैक्शन का नाम सरपे मेंशन है, जो कि ईस्ट रीजन में फर्स्ट रैंक की फैक्शन है। और अभी इधर मो क्लैन के 2 एक्सपर्ट, जो कि 2 होम लेवल के प्रैक्टिस इन है, वो इस मेंशन के हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि स्काई सरपंच ने भी हाल ही में पब्लिक के चीफ को हरा दिया है और अभी सर पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की ओवरलॉर्ड फैशन बन चुकी है। जो सुनकर जियान भी थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं कि कुछ सालों पहले हमने जिस छोटी लड़की बचाया था, ये वो तो नहीं। और दोस्तों, वो लड़की बड़े बड़े सांपों को ऐसैली कंट्रोल कर लेती थी। अगर हमने उस टाइम किंग लिंग को ना बचाया होता तो आज मोहक्लेन के ये मोहक्लेन एल्डर हमारी युन लेन सैक्ट से लड़ाई में हेल्प ना करते। आइस एम्परर हंसकर कहते हैं कि अब जैसा कि युन लेन सैक्ट तबाह हो चुका है, तो इसका मतलब है कि तो अभी के लिए हमारे पास कोई भी फैशन नहीं जो कि बाहर की दुनिया में जामा एम्पायर को रिप्रेजेंट कर पाए। और जैसा कि तुम्हारे के पीछे अब वो मिस्टीरियस हॉल ऑन ऑफ सॉल वाले पड़ चुके हैं, तो क्या तुम यूं ही बैठे रहोगे और आपने मेंबर्स की आइडेंटिटी चेंज करके उनको फिर से कहीं छुपा दोगे क्या? जिस पर जियान सारी बात समझ जाता है। उसको अपने फादर से किया हुआ वो वादा याद आ जाता है जो उसने किया था कि वो अपने 100 क्लेन को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। मगर अभी के लिए सिचुएशन को देखकर जियान अपने मेंबर्स को हॉल ऑन ऑफ वालों से बचाने के लिए पहाड़ों में छुपाकर उनसे लकड़ियां भी नहीं कटवाना चाहता था। अब आइस एम्परर जियान एक्सप्रेशन देखा कर कहते हैं कि तुम्हें अपने शॉ क्लेन को हॉल ऑफ साल से बचाने के लिए एक स्ट्रैंग फैक्शन बनानी होगी और यही तुम्हारे लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि अभी के लिए जामा एम्पायर में कोई और स्ट्रैंग फैशन नहीं है। और अगर तुमने एक बार अपनी फैशन बना ली और अगर वो तुम्हारी फैक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की फर्स्ट रेट फैक्शन बन गई, तो फिर हॉल ऑन सोल वाले तुम्हारे शॉ क्लेन के मेंबर्स को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जैसे आपने नेता लोग सोचते हैं कि जनता से वोट कैसे लिया जाए। और अगर तुमने कोई फैशन ना बनाई तो फिर तुम मुझे ये बताओ, तो फिर तुम कैसे अकेले ही अपने फादर को और अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल वालों से छुड़वाने के लिए पूरे दाउजी कॉन्टिनेंट का कोना कोना छानो गए? जिस पर जियान कहता है कि आइस एम्परर, आप ठीक है, मगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैंने जामा एम्पायर में कोई नई फैशन बना ली जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कल को लॉर्ड फैशन बन भी जाए, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी भी फ्रैक्शन को संभाल पाऊं। और अगर मैंने फ्रैक्शन को संभालने पर फोकस किया तो उससे मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जिस पर आइस एम्परर कहते हैं कि साउडिंग और सूली देखते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं कि तुम अपनी बनने वाली फ्रैक्शन की पर्सनली देखभाल करो। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो कि तुम्हारी जगह इस फैशन को मैनेज कर पाएंगे और तब के लिए फिर तुम वो बन जाओगे जो कि फ्री होकर अपने ट्रेनिंग करेगा। बाई उसे ये कहते हैं कि अभी की नहीं। तुम्हारी रेपुटेशन को देखकर मुझे ये लगता है कि जामा एम्पायर में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारी इस फैक्शन में शामिल हो जाएंगे। और तो अभी के लिए जामा एम्पायर पर कि सभी की बड़ी फैमिली और क्लैंस तुम्हारे सभी के एक्शंस को बड़ी गौर से देख रहे हैं और तो और वो भी जरूर तुम्हारे साथ मिलकर बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल करना चाहेंगे। जिस पर कुछ जियान सोचकर कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जामा एम्पायर का नसीब बदलने वाला है, इसलिए आइस एम्परर आप मेरी हेल्प करें ओल्ड फार्मा को, नालन क्लेन को, मोह क्लेन को और बाकी के बड़े क्लाइंट्स को एक मीटिंग पर बुलवाने के लिए। जिस पर आइस एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी के लिए वो अपना सर हाँ मैं हिला देते हैं। और दोस्तों, आइस एम्परर को इस बात पर पूरा यकीन था कि जामा एम्पायर जियान के आगे कुछ भी नहीं। और तो जामा एम्पायर जियान के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी जगह है, बल्कि जियान के लिए तो पूरा डॉची कॉन्टिनेंट है। तो दोस्तों, इसे ही साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।